हाउस, भाव कितने होते हैं, किस भाव को क्या नाम दिया गया है, किस भाव में क्या देखना चाहिए, और कौन से भाव केंद्र हैं, कौन से त्रिकोण हैं, कौन से परफर हैं, कौन से आपको किलम हैं, ये हम देख चुके हैं ना। अब इनको याद करना है, बस अब आपको इनको याद करना है, क्योंकि जो शुभ भाव हैं, शुभ भाव आपके शुभ फल में वृद्धि करेंगे, अशुभ भाव अशुभ फल देंगे। तो शुभ भाव कौन से हैं? केंद्र और त्रिकोण, 1, 4, 7, 10 इनको शुभ कहा गया है केंद्रों को। और त्रिकोण में आते हैं 1, 5, 9, यानी 5 और 9 विशेष करके आते हैं। तो एक जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, अर्थात लग्न जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों का फल देता है। तो आपको ये देखना है कि ज्यादातर ग्रहों का संबंध केंद्र त्रिकोण से बनता हो तो कुंडली में फल अच्छे आने चाहिए। तो खराब भाव कौन से हैं? खराब भाव हैं 3, 6, 11, 6, 8, 12, यानी शुभ ग्रहों का संबंध इनसे बनेगा तो कहीं ना कहीं इनकी शुभता में कमी हो जाएगी। इन भावों से 6, 8, 12 से। और खराब कौन से भाव कहे गए हैं? अगर मारक के लिए देखा जाए, मारक संबंध में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी मारक होते हैं, इसलिए सप्तम भाव को केंद्र का बल तो मिला है, लेकिन वो अच्छा होने के साथ साथ खराब भी है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सप्तम भाव के फल पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, यानी दोनों संबंध उसके आएंगे। और पूरी कुंडली में अगर हम देखें तो कुछ भाव ऐसे होंगे तो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, जैसे 7वां भाव, क्योंकि 7वां भाव लग्न से 7वां है, यानी लग्न का वो पार्ट है, लग्न का आधा हिस्सा 7वां है, क्योंकि जो उसका जीवन साथी है वो सप्तम भाव है। जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं उसका जीवन साथी यानी उसके जीवन का दूसरा पार्ट जो है वो सप्तम भाव है। दूसरा, चौथे भाव से चौथा होने के कारण उसके जीवन का सुख वो भी सप्तम भाव में निहित है। भावात भावम, भाव से भाव तक जाइए, तो चौथे भाव से चौथा भाव यानी उसका सुख भी 7वां भाव है। और 10वें भाव से 10वां, आप 10वें भाव से 10 तक गिनिए तो 7वां भाव आएगा, यानी कि उसका कर्म भी जो है वो सप्तम भाव में छुपा है। तो सप्तम भाव में आपके सप्तम भाव तीनों केंद्र, चारों केंद्रों का मुख्य केंद्र हो गया। हालांकि हर भाव को इस प्रकार से आप देखेंगे, लेकिन सप्तम भाव लग्न के सापेक्ष में अगर देख रहे हैं तो सप्तम भाव आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव हो गया, और इसीलिए उसमें सुख दुख दोनों के बारे में बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर अच्छा होगा तो वो उन्नति को ले जाएगा, अगर पार्टनर अच्छा नहीं होगा तो वो अवनति की ओर ले जाएगा। एक बैलगाड़ी में 2 बैल बनेंगे, एक बहुत तेजी से दौड़ेगा और एक चलेगा नहीं, तो क्या होगा? रस्सा कस्सी में यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो दोनों एक सी गति के चलने वाले मिल गए तो यात्रा अच्छी हो जाएगी, या दोनों मंद गति के मिल गए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सप्तम भाव लग्न का अपोजिट भाव है, यानी लग्न को जो बल मिलता है वो सप्तम से मिलेगा। चतुर्थ भाव में सुख है, वाहन का, भवन का, माता का, लग्जरी का, जितना भी सुख है वो सब भी सप्तम भाव से ही मिलेगा। और दशम भाव में जो आपका कर्म है, प्रतिष्ठा है, यश है, मान है, वो सब भी सप्तम भाव से ही मिलेगा। अगर हम सामान्य रूप से उदाहरण में बात करें, पहली बात तो मैंने ये बताया है कि कुंडली पहले पुरुषों के लिए देखी जाती थी, स्त्रियों के लिए बाद में देखी जाने लगी। तो हम इस सुक्ति को यहाँ पर ले लें कि हर पुरुष की सफलता में स्त्री का हाथ होता है, यानी हर कर्म की सफलता में सप्तम भाव का हाथ होता है। अगर सप्तम भाव सपोर्ट करेगा तो कर्म भाव निश्चित ही उन्नति करेगा।
और हर घर की सुंदरता में, हर घर के सुख में स्त्री का हाथ होता है। तो सप्तम भाव सपोर्ट करेगा तो आपका घर सुंदर रहेगा, और हर पुरुष के व्यवहार और लुक में स्त्री का हाथ होता है। यानी आप बाहर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, इस बात पर भी सप्तम भाव यदि कहेगा नहीं आपने मैचिंग से नहीं पहना, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इस तरीके से जाइए, तो इसका मतलब आपको सप्तम भाव, यानी तीनों के सापेक्ष में सप्तम भाव को आप लगा लीजिए, जनरल रीडिंग में लगा लीजिए, ये चीज सब जगह लगेगी। तो दशम भाव का सुख कौन से मिलेगा? दशम भाव को सुख मिलेगा चतुर्थ से। दशम भाव का सुख भाव कौन सा हो गया? दशम भाव चतुर्थ भाव का सप्तम है। दशम भाव चतुर्थ भाव का सप्तम है, इस पाउच है। दशम भाव लग्न का कर्म है, दशम भाव सप्तम भाव का सुख है। अगर सप्तम भाव को सुख मिलेगा तो दशम भाव से मिलेगा, तो सप्तम को सुख दशम से कैसे मिलेगा? फिर सप्तम चाहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन अगर कर्म करने वाला जातक अगर दशम भाव से कर्म करेगा, अर्न करेगा, तभी तो सप्तम को देख पाएगा। इसलिए सप्तम का सुख दशम में निहित है, और दशम का कर्म सप्तम है। तो सप्तम यदि प्रेरित करेगा, कर्म करेगा, तो अर्थात सप्तम भाव उसे ऊर्जा दे, सप्तम भाव उसे कर्म करने दे। तो सप्तम भाव को हम दूसरे अर्थों में कहेंगे काम भाव भी कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, लग्न धर्म है, दूसरा भाव अर्थ है, तीसरा भाव काम है, और चौथा भाव मोक्ष। पांचवा भाव धर्म है, छठा भाव अर्थ है, सातवां भाव काम है, और आठवां भाव मोक्ष है। नवा भाव धर्म है, 10वां भाव कर्म है, नहीं 10वां भाव अर्थ है, 11वां भाव काम है, और 12वां भाव मोक्ष है। तो जो 3, 7, 11 जो काम भाव है, काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब संकल्प, किसी विषय में दृढ़ निश्चय करना, ये काम होता है, और ये 3, 7, 11 से होता है। तो दशम भाव के लिए काम भाव कौन सा हो गया? सप्तम। ऐसे प्रत्येक भाव के लिए आप उसके सुख भाव, कर्म भाव और स्पाउस भाव, स्पाउस यानी पार्टनर, का विचार करना। तो प्रत्येक भाव कहीं ना कहीं किसी भाव का इस प्रकार का एक दृढ़ संबंध बना रहा है, और उस फलादेश के अंतर्गत उसे यहाँ पे देखना है, उस फल के अंतर्गत। आप जिस भाव का भी विचार करें उस समय आप उसके सातवें भाव को बहुत गहराई से देखें, क्योंकि वो सातवां भाव उसका सुख का सुख भी है और कर्म का कर्म भी है। किसी भी भाव का सातवां भाव सुख का सुख है और कर्म का कर्म है, अर्थात जो सुख मिलेगा वो कैसे मिलेगा ये सप्तम भाव बताएगा, और वो जो कर्म करेगा वो किस प्रकार करेगा यह बात भी उसका सप्तम भाव बताएगा। भावात भावम से तात्पर्य होता है, भाव ये बताता है कि आप ये कर्म करोगे, लेकिन भावम ये बताता है कि आप इस कर्म को कैसे करोगे, अच्छे से करोगे या रो करके करोगे। एक तो ये होता है कर्जा हंस हंस के पटाना, और एक जो है दुखी होकर के पटाना। किसी काम को मन से करना और किसी काम को बेमन से करना, कि भाई पापा ने कह दिया है कि वहां जाके ज्योतिष पढ़ लो इसलिए पढ़ रहे हैं, और या मैं अपने मन से पढ़ रहा हूं। तो आपका भाव क्या कह रहा है? भावम भावम ये कह रहा है कि नहीं मुझे अपने मन से पढ़ना है, इसलिए मैं पूरी लग्न के साथ पढ़ने आया हूं।
और एक मुझे किसी ने ढकेल दिया इसलिए मैं पढ़ने आया हूं। तो भावम यानी उसका जो भावम होगा, जिस भाव पे विचार कर रहे हैं उसका भावम होगा, वो इस बारे में बताएगा। तो प्रत्येक भाव के सप्तम भाव पर विशेष प्रकाश डालिएगा, वो आपको बताएगा। तो हमने खराब भाव कौन से हैं, कोई बताएगा? खराब भाव कौन से हैं? 6, 8, 12। 6, 8, 12, बहुत बढ़िया। और 3, 6, 11? 3 से 11 भी है। 3, 6, 11 भी त्रिषणाएं हैं, हालांकि उनसे थोड़े कम खराब होते हैं, लेकिन ये भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। ये खराब होते हुए भी अच्छे हैं, लेकिन खराब माने जाएंगे। अच्छे भाव कौन से हैं? केंद्र 1, 4, केंद्र 7, 10 और त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण केंद्र और त्रिकोण, बिल्कुल ठीक है। तो खराब और अच्छे भावों को थोड़ा ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि अशुभ भाव के स्वामी अशुभ भाव में बैठे तो फल ठीक है, और शुभ भाव के स्वामी शुभ भाव में बैठे तो फल ठीक है। लेकिन शुभ भाव के स्वामी अशुभ में चले गए तो वो शुभ भाव के फल को बिगाड़ देंगे, और अशुभ भाव के स्वामी शुभ भाव में आ गए तो भी शुभ भाव के फल को बिगाड़ देंगे। यानी कि खराब भावों के स्वामी अगर अच्छे भाव में बैठ गए तो अच्छे भावों के फलों को दूषित कर देंगे। एक सामान्य रूप से आप ये बात मान देख के लीजिए, कोई दुर्गुणी व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के पास आके बैठ जाए तो उस दुर्गुण वाले की जो संगत है वो अच्छे वाले पर चढ़ेगी। अच्छे वाले की संगत दुर्गुण वाले पे देर से चढ़ेगी, उससे पहले वो दुर्गुण वाला अपनी संगत चढ़ा देगा या वहां के माहौल को खराब कर देगा। तो इस कारण जैसे कोई सामान्य रूप से धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हो तो उसकी धुआं से पूरा कमरा वहां पर दुर्गंध युक्त हो जाता है। और ऐसे ही शुभ भाव का स्वामी किसी कारण दुर्गंध वाली जगह पे चला जाए, यानी खराब भाव में चला जाए, तो वह पीड़ित हो जाता है, क्योंकि वहां वो खड़ा होना नहीं चाहता, वहां वो जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है। मजबूरी हमने कई बार ऐसी देखी होगी, जैसे आपको कभी ट्रेन का सफर करना पड़े, बस का सफर करना पड़े, या कहीं कोई टिकट लेना पड़े, और उस लाइन में या उस स्थान पर ऐसा व्यक्ति भी खड़ा है जिसके अंदर से धूम्रपान की बदबू आ रही है, और आप स्थान भी नहीं छोड़ सकते, आपको उतनी देर में अपना काम निपटाना। अगर उस आपने अगर दुर्गुण वाले को देखा तो अपना काम नहीं कर पाओगे, यानी कि वो आपको प्रभावित कर रहा है, उसके कारण आपका मन विचलित हो रहा है। यानी शुभ को अशुभ प्रभावित करता है, अशुभ को शुभ प्रभावित नहीं करता। और हमें शुभ भावों के ऊपर ही ज्योतिष में हमें देखना क्या है, हमें जहां तक की शुभता देखनी है। आपके पास कोई पूछने आ रहा है तो यही तो पूछने आ रहा है कि मेरा भाग्य कैसा है, मेरे जीवन में अच्छा क्या है, और अगर अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको उन भावों के स्वामी और उन भावों पर, उन खराब ग्रहों के बारे में विचार करना है। तो मैंने ग्रह आपको बता दिए थे, खराब कौन से हैं और अच्छे कौन से। अच्छे ग्रह जो सौम्य ग्रह हैं, और खराब ग्रह जो सूर्य मंगल शनि राहु केतु, इसमें शनि मंगल राहु केतु विशेष। चंद्रमा के बारे में कहा गया, बुध के बारे में कि वो अगर पाप युक्त हो, पक्ष बली ना हो तो ही खराब होंगे, अन्यथा नहीं हो। आज हम तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट हैं मुख्य: भाव, ग्रह और राशि, और एक और पॉइंट है नक्षत्र। टोटल 4 है। कौन कौन से 4 है बताएगा कोई? भाव, ग्रह, राशि और नक्षत्र। हाँ, अगर इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाना हम सीख लेंगे तो प्रेडिक्शन करने में हमको 50% सफलता मिल जाएगी। बाकी के 50%
उसके लिए षडवर्ग का प्रयोग, नवमांश चार्ट, D9, D3, D10, ये बहुत सारी चीजें हैं वो उसके अंदर सपोर्ट करेंगी। दशा, गोचर, बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन 50% फल आप इसी से देंगे। नक्षत्र के स्वभाव आदि जो मैंने नक्षत्र पहले पढ़ाए थे आपको मालूम होने चाहिए, नहीं तो वो वीडियोस पढ़े होंगे उनको देख लीजिएगा। भाव के बारे में आपको बता दिया है कि भाव कौन कौन से इंडिकेटर हैं, और ग्रहों के बारे में बता दिया है। बाकी की आपकी बुक में दिया है, उसे आप रीड करिए। और तीसरा आपको आज हम बताने जा रहे हैं राशियों के बारे में। ये मैं आपको बता चुका हूं कि राशियों का सामान्य परिचय, जोडिक सिंह है वो क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। और वामन पुराण में ये जो स्टोरी लिखी थी इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं। और इसके अनुसार ये एक चार्ट बनता है, ये आपको कि अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का पहला चरण मिला के 9 चरण का मेष राशि होती है। और वो 9 अक्षर कौन से हैं? चू, चे, चू, ला, ली, लू, ले, लो, आ, एरिस, यानी इन अक्षरों वालों की मेष राशि होती है। चू, चे, चूला अगर अक्षर है तो उसका अश्विनी नक्षत्र है, ली, लू, ले, लो है तो उसका भरणी नक्षत्र है, और अगर अश्विनी कुमार, अशोक, अनुराग ऐसा कुछ नाम है तो उसका नक्षत्र कृतिका का प्रथम चरण है और मेष राशि है। लेकिन अगर उसका नाम ईश्वर प्रसाद है, उत्तम चंद है, ऐरावत है तो उसकी तोरस राशि हो जाएगी। नक्षत्र परिवर्तन नहीं होगा, नक्षत्र के चरण बदल जाएंगे, राशि वृषभ हो जाएगी। तो इस चार्ट का भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस चार्ट को आपको याद कर लेना है कि कौन से अक्षर में क्या नाम आता है। विशेष करके उन अक्षरों पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे किसी का नाम थानेदार है तो उसकी राशि क्या होगी। थानेदार की राशि क्या होगी? मीन होगी सर। मीन राशि। हाँ, दू, था, झ, थानेदार, झम्मन लाल, जम्मन लाल, ऐसे कुछ नाम होते हैं आपने सुने हो। तो ये जैसे चमनप्रास में आता है एक झंडू चमनप्रास, तो ये मीन राशि है। ऐसे ही किसी का नाम धा पे हो तो उसकी राशि क्या होगी? धा, धा धनुष का, धनु राशि। और ढोलू, धा ढक्कन का, वो भी धनु राशि। भी धनु राशि है। हाँ। और फणींद्रनाथ, वो भी फणींद्रनाथ धनुराशि। वो भी धनु तो राशि। कुछ विशेष शब्द है, इसलिए मैं आपको उनकी तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि कुछ। अब ऐसे किसी का नाम ठाकुरदास है, आपने नाम सुना है कि नहीं? ठाकुरदास किसी ने सुना है? ठाकुरदास सब लोग मौन रहते हैं, क्या बात है, बोलते नहीं है। हमारी दूसरी क्लासों में बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम चुपचाप रहते हैं, वो बोलते रहते हैं। ठाकुरदास नाम सुना है कि नहीं? जी सर। तो ठाकुरदास की क्या राशि होगी? कन्या राशि होगी सर। हाँ, कन्या राशि होगी। उषाढ़ा, बहुत बढ़िया। तो ये आपको इसीलिए चार्ट याद करना है कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जहां आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे किसी का नाम घनश्याम, घनश्याम की मिथुन राशि है। तो बीच के जो अनुनासिक या बीच में जो विरोधाभासी शब्द आ जाएंगे, वहां आपको उन नक्षत्रों का पता करना है, जिससे आप उस राशि को देखेंगे। आपको ये भी बता दिया था कौन सी राशि कैसी दिखती है। मेष राशि मेढ़े जैसी है। मेढ़ा समझते हैं, बकरी जैसा होता है।
और इसका स्थान जहाँ भेड़ घूमते हैं। लेकिन भेड़ में और मेढ़े में उसमें बकरी में अंतर है। ये जो मेढ़ा होता है ये ज्यादातर ठंडे स्थानों में पाया जाता है, इसके अंदर ऊन निकलती है, ऊन। तो ये धातुओं की खान जहाँ होती है वहां रहता है, वहीं से रत्न निकलते हैं हिमालय से। जहाँ घास होगी वहां रहेगा, वनस्पतियों से घिरी हुई झील होगी वहां रहेगा। तो इसको ठंडा स्थान पसंद है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर गर्मी बहुत है, इसलिए ठंडे स्थान पर रहता है। मेष राशि वाले कैसे होंगे? गर्म स्वभाव के होंगे। ठीक है। वृषभ राशि, वृषभ राशि, वृषभ से मतलब क्या होता है? वृषभ का अर्थ क्या होता है? वृषभ माने बैल। बैल। हाँ, बैल। बैल जैसी राशि है, बैल जैसा। बैल का बनता है गौशाला में, तो गौशाला वाली जगह इसकी हो सकती है। कृषक हो कृषि वाली भूमि हो सकती है, यानी इसके पास फार्म हाउस होगा, कृषि भूमि होगी, खुली जगह होगी, गौशाला होगी। ऐसे स्थानों पर ऐसा स्थान इसका होगा। और बैल के शोल्डर उठे होते हैं, तो वृषभ राशि वाले के भी शोल्डर उठे हुए होंगे, चेहरा गोल होगा और शोल्डर उठे हुए होंगे। मिथुन राशि कैसी दिखती है? मिथुन राशि स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में है और हाथ में तुरई लिए हुए है। एक के हाथ में तुरई है और दूसरे के हाथ में बीड़ा है। बीड़ा समझते हैं? बीड़ा बजाते हैं ना नारद जी। तो ये जो बीड़ा और तुरई लिए लोग हैं वो कौन है? वो जो दोनों लोग हैं वो स्त्री पुरुष का जोड़ा है। जैसे दो कपल होते हैं, विहार करने के लिए निकले हुए हैं, इसलिए उनका स्थान भी जहाँ रति का स्थान है, सैया है, विहार का स्थल है, नाचने गाने की जगह है, शिल्प के स्थान है, मनोरंजन के स्थान है, ये सब स्थान इनके हैं। दुष्वाव राशि का क्रीड़ा स्थल तथा मनोरंजन स्थल पर आश्रय है। और ये राशि दुष्वाव है। अभी इस बारे में बताऊंगा दुष्वाव क्या है। राशि 3 प्रकार की होती है, चर, स्थिर और दुष्वाव। चर माने एक्टिव राशियां, स्थिर माने स्थिर राशियां, एक जगह बैठ करके ज्यादा काम करने वाली। दुष्वाव माने चर और स्थिर, यानी मूवेबल अनमूवेबल दोनों। कर्क राशि कैसी दिखती है? कर्क राशि माने केकड़ा। केकड़ा, हाँ बिल्कुल, केकड़े की आकृति है, केकड़े के समान है और जल में रहता है, यानी जल वाले स्थान, पाट के नीचे, पत्थर के नीचे। कहने का तात्पर्य, इसको दूसरे भाव में देखोगे तो कर्क राशि वाला प्रारंभ में छुपा हुआ रहता है, छुपा रुस्तम कहलाता है, लेकिन उसके अंदर बल बहुत होता है, बहुत प्रकार की क्षमता रखता है। अगर एक बार किसी को पकड़ ले, भाई जिसके पास हाथ ज्यादा हो, पकड़ने की जो कैंची है वो ज्यादा हो, तो छोड़ेगा क्या आसानी से? पहले पकड़ेगा नहीं, अगर पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। और इसके निवास स्थान भी जहां पर जल है, क्यारी है, नदी है, तीर है, एकांत स्थान है, वो रहता है। सिंह राशि कैसी होती है? सिंह का मतलब क्या होता है? शेर। शेर, हाँ। सिंह राशि शेर के समान होती है, शेर के सदृश होती है। और इसका निवास स्थान पर्वत, जंगल, गुफा, दुर्गम स्थान, गहरी खाई, शिकारी आदि के स्थान। यानी जब भी ये कोई काम करेगा तो सिंहवत करेगा, शेर की तरह करेगा। कन्या राशि जो है वो कैसी है? हाथ में दीपक लिए हुए, धान्य लिए हुए, एक नाव में एक कन्या खड़ी हुई। यहाँ पर भी जलाशय और रात का अंधेरा, लाइट, धान्य, ये सब दिखाने से तात्पर्य है स्त्री तत्व की प्रधानता और स्त्रियों के रति का स्थान। तुला राशि, एक पुरुष है, उसके हाथ में तराजू है, यानी जितने भी व्यापार के स्थान है, दुकान है, मार्केट्स है, ये सब इसके अधीन है। वृश्चिक राशि, ये बिच्छू है, गड्ढे आदि छुपी हुई स्थान, विष वाले पदार्थ, मलमूत्र के स्थान, ऐसी जगहों पर इसका निवास बताया गया। धनु राशि, ऊपर जो धड़ है उसका वो घोड़े जैसा है,
और ऊपर का जो शर है वो धनुषधारी पुरुष है। तो घुड़सवारी में निपुण, शस्त्र में निपुण, शास्त्र में निपुण, साहसिक कार्यों को करने वाला, हाथियों रथों का जो निवास, जहां पे मतलब हाथी बांधे जाते हो, रथ रखे जाते हो, यानी धनु के पास बहुत स्थान होगा। बाद मकर राशि हिरण जैसी है, इसमें भी आधा हिरण है आधा मकर है। तो जो निचला भाग है वो मकर का है और ऊपर का भाग है वो हिरण का है। वो कंधे जो है वो बैल जैसे हैं, नेत्र जो है वो हाथियों के समान है, हाथी के नेत्र जो है छोटे छोटे होते हैं। और अब तो वो अपनी सुंदरता या नेत्रों के आकर्षण आदि के माध्यम से बंधन करने वाली राशि है। समुद्र में इसका निवास है। कुंभ राशि, एक भीगे कपड़े हुए पहने हुए एक पुरुष खड़ा हुआ है कंधे पर घड़ा लेकर के। स्त्री पुरुष का जो पुरुष है वो जो घड़े को, कुंभ को जो है कंधे पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मध्यशाला, संचार स्थान, दूधशाला माने जुए का स्थान, ऐसे स्थान कुंभ राशि के। कुंभ माने घड़ा होता है। और मीन राशि, दो मिली हुई राशियां हैं, एक दूसरे के में मुख और पुच्छ मिल रहे हैं। चूंकि ये जल के पास रहती है इसलिए इसका संबंध धर्म से ज्यादा है, क्योंकि जितने भी धर्म स्थान हमारे बने होते हैं वो जलाशय के समीप ही होते हैं। आप देख लीजिएगा, तो धार्मिक स्थान, जलाशय के स्थान, सरोवर, मंदिर, ब्राह्मणों का घर। अब ये ब्राह्मण क्यों जुड़े हैं इसके बारे में भी आगे आएगा। राशियों के निवास स्थान, मेष राशि धातु एवं रत्न स्थान, जो इसका देश है वो पाटल देश है। वृषभ राशि कृषि भूमि, गौशाला, जंगल और कर्नाटक देश में मिलेगी। मिथुन राशि जुआघर, रतिगृह, बिहार स्थान। कर्क राशि बावड़ी, तालाब, नदी के तट। सिंह राशि सघन पर्वतों की गुफा एवं वन। कन्या राशि हरियाली से युक्त भूमि, मधुरति का स्थान, भूमि, शिल्प भूमि। तुला राशि मार्केट। वृश्चिक राशि पत्थर, जहरीले जंतुओं का बिल का स्थान। धनु राशि घोड़े, रथ, हाथी के निवास की भूमि। मकर राशि नदी का जल वन प्रदेश। कुंभ राशि जल, कलश, बर्तन आदि रखने का स्थान, जहां पर जल भर के पात्र रखे जाते हैं। और मीन राशि नदी का जल, समुद्र जल। तो जातक ग्रंथों में राशियों के निवास स्थान का जो उल्लेख हुआ है वो किस उद्देश्य से हुआ है, उसको समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि दशम भाव में, अब मैंने पहले भाव बताए थे ना आपको, दशम भाव का आएगा है कर्म का। तो दशम भाव में स्थित राशि या दशम भाव की राशि का स्वामी, जिसको कहेंगे हम दशमेश, दशम भाव की राशि का स्वामी जिसमें स्थित है उस राशि के निवास स्थान से संबंधित जातक का कर्म हो सकता है। ठीक है। अब मान लो बड़ो दशम भाव मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी कौन हो गया, मंगल। और वो मंगल किस राशि में बैठा है, वो बैठा है मीन राशि में। तो जातक का जो कर्म होगा वो किससे संबंधित होगा, जो उसका क्षेत्र है, नदी का जल, समुद्र का जल, माने एक तो जल से संबंधित होगा, दूसरा मीन राशि का दूसरा क्या बताया, धर्म। तो धर्म से संबंधित काम होगा, धार्मिक कार्य होगा। जल के बिना जो चीजें अधूरी रहती हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी भोजन से भी संबंध हो सकता है इसका। मनुष्य यानी मनुष्यों से संबंधित हो सकता है। मनुष्य के संदर्भ में बात करेंगे तो जीवन देने वाली उपयोगी वस्तुओं के संबंध में, जैसे दवाई, जैसे पानी, जैसे अनाज, ये सब चीजें जो जल से पैदा होती हैं वो, यानी जल का जहां जहां संबंध है वो सारे संबंध जोड़ करके उसमें आप कर्म बता सकते हैं।
एकादश भाव में जो राशि स्थित है अथवा एकादश शेष जिस राशि में स्थित है उस राशि से संबंधित वस्तुओं से जातक को लाभ होता है। तो 11वें भाव में यदि आपकी कौन सी राशि, मान लो 11वें भाव में तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का लाभ जातक को होगा। लग्न में स्थित राशि या लग्न चंद्रमा जिस राशि में स्थित है तो उन राशियों के निवास स्थान में जातक की अभिरुचि ज्यादा होगी। ऐसे स्थानों पर वो रहना जाना बार बार पसंद करेगा। ऐसे ही हम कभी प्रश्न कुंडली बनाए तो प्रश्न कुंडलियों में भी राशि के निवास स्थान से ये बात पता करते हैं कि कोई चीज कहाँ गई, होने पाने के संबंध में भाव विशेष में स्थित राशि से जातक को उस भाव से संबंधित फल किस देश में होगा, किस स्थान, देश माने किस स्थान पर होगा। जैसे 11वें भाव में कन्या राशि स्थित है तो आपके निवास, सप्तम भाव में मेष राशि है तो पाटल देश, यानी जहां आप बैठे हैं वहां से पाटल देश की जो दिशा है वो लेनी। ऐसे आपको उन दिशाओं के आधार पर ये वर्णन कर सकते हैं कि पूरब में गया है या पश्चिम में गया है, उत्तर में गया है, दक्षिण में गया है, वो राशि आपको उस तरफ इंडिकेशन दे देगी। आपको राशियों को काल पुरुष के अंगों में राशि का विन्यास, प्लेसमेंट ऑफ साइन, लिम्बस ऑफ काल पुरुषा, यानी काल पुरुष माने जो काल पुरुष कहा गया है, काल माने समय, समय रूपी पुरुष। हम जितने भी जीव हैं सब काल पुरुष हैं। काल के अधीन एक पिंड के रूप में हम लोग उदित हुए हैं और जैसे ही काल समाप्त हो जाएगा ये पिंड भी समाप्त हो जाएगा। जो अव्यक्त आत्मा भगवान काल स्वरूप विष्णु है उनके अंग ही मेषादि द्वादश राशियां हैं, यानी वह अंग ही जो विष्णु भगवान ने बनाए हैं हमारे रूपों में, उनमें ही इसको देखना है। तो यहां क्या बात कही कि राशि, मेष राशि अगर आप देख रहे हैं तो उसका प्रतिनिधित्व कहां पर है? हेड पर, सिर पर। जब भी आप मेष राशि को, अगर मेष राशि को छोड़ दीजिए, अगर आप किसी के हेड से संबंधित प्रॉब्लम देख रहे हैं तो जहां आप भाव देख रहे थे पहला, जहां आप ग्रह देख रहे थे सूर्य, वही आपको राशि भी देखनी है मेष। कि मेष राशि पीड़ित तो नहीं है, पीड़ित माने खराब ग्रहों के संबंध के साथ उसका संबंध तो उससे नहीं है, या उसका स्वामी खराब भावों में तो नहीं गया। जो मैंने अभी भाव बता रहा था 6, 8, 12, 3, 6, 11, 6, 8, 12 मारक भाव, मतलब उस मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल 6, 8, 12 में तो नहीं गया। अगर मंगल 6, 8, 12 में गया है तो कहीं ना कहीं सिर से संबंधित बात है, या मेष राशि 6, 8, 12 में गई है तब भी सिर में प्रॉब्लम है। कब होगी, क्या होगी, इसके लिए आपको दशा पढ़ाएंगे अभी, दशा, अंतरदशा, गोचर, वो आपको प्रॉपर टाइम भी बताएगा कि इस उम्र पर ये चीज ज्यादा घटित हो सकती है, इसके इंडिकेशन। क्योंकि कोई भी परेशानी हर किसी के जीवन में पूरे जीवन नहीं रहती, कुछ समय की होती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि को देखोगे तो आप किसका विचार करोगे? फेस का, मुख का। मिथुन राशि से वक्ष स्थल, बाहु, हार्ट, मतलब जो, सॉरी हार्ट नहीं, सीना, चेस्ट। कर्क राशि को देखेंगे तो आप बोलेंगे हार्ट के बारे में, और सिंह राशि आप देखेंगे स्टोमच, उदर, कुक्षी। कन्या राशि जब आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे कटी, अपर पार्ट ऑफ बिलो नेवल, पेट का ऊपरी भाग।
और तुला राशि आप जब पढ़ेंगे तो बस्ती, लोअर पार्ट ऑफ बिलो नेवल। वृश्चिक राशि को जब आप अध्ययन कर रहे होंगे कुंडली में, तो आप जनेंद्रियों के संबंध में विचार करेंगे। अगर आप दोनों जंघा से संबंधित कोई पीड़ा देख रहे हैं, थाई के बारे में सोच रहे हैं, तो आप धनु राशि को देखेंगे। अगर किसी जातक के घुटने से संबंधित नी की प्रॉब्लम है, तो आप मकर राशि पर को देखेंगे। और अगर आप किसी के इंग्लिश यानी दोनों पिंडलियों को देख रहे हैं, तो आप कुंभ राशि को देखेंगे। और किसी के दोनों पैरों के पंजे, फीट, अगर आप देख रहे हैं, तो आप मीन राशि पर ग्रहों के दशा, ग्रहों की स्थिति को देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा हार्ट का प्रतिनिधित्व कौन सी राशि करती है, तो आप क्या लिखेंगे? हैं? कर्क राशि। कर्क राशि। और नीज के लिए मकर राशि। मकर। हाँ, तो ये चीजें आप याद करना। सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। हाँ, ये चेस्ट में ही तो हार्ट आता है, चेस्ट में अपन हार्ट को नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। चेस्ट अलग है, हार्ट अलग है। वो चेस्ट के नीचे का हिस्सा है, वो हार्ट अलग ही चीज है। हार्ट को समझना मुश्किल है, ठीक है? हार्ट अलग है, बल्कि उसमें कभी कभी सिंह राशि भी हार्ट में आएगी। अलग से जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कर्क और सिंह दोनों हार्ट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक, फिलहाल जितना बताया उतना ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। तो अब इसको और खोल के किया। मेष राशि का क्षेत्र मस्तक एवं उसके ऊपर का भाग। वृषभ राशि के अंतर्गत मुख के अन्य अंग जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, ठोड़ी, गर्दन तक का भाग जो है वो वृषभ राशि से विचार करना। मिथुन राशि से गर्दन, भुजाएं, छाती का ऊपरी भाग आपको देखना। कर्क राशि का क्षेत्र हृदय का वक्षस्थल एवं उदर के ऊपर का भाग। और सिंह राशि में उदर का ऊपरी भाग अर्थात नाभि प्रदेश से जो नाभि होती है वहां से ऊपर का भाग। कन्या राशि में कटी प्रदेश माने नाभि से बस्ती, जहां बेल्ट बांधते हैं वहां तक का भाग। तुला राशि माने बस्ती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, जो आपका बेल्ट बांधने का स्थान है वो। और अगर इसको देखें तो यदि नाभि से गुप्तांग तक के क्षेत्र को दो भागों में विभक्त किया जाए तो ऊपर का जो भाग है वो बस्ती कहलाएगा, ऊपरी भाग का क्षेत्र। और वृश्चिक राशि जनेंद्रिय एवं गुप्तांगों का प्रतिनिधित्व करेगी। धनु राशि के कार्य क्षेत्र में दोनों जंघा एवं नितंब जो आ जाते हैं। इसके अलावा मकर राशि में दोनों घुटने और उनके पीछे का क्षेत्र। कुंभ राशि में दोनों पिंडलियां और उनके आगे के भाग, टखनों का प्रतिनिधित्व। और मीन राशि दोनों पंजों का। कई बार कोई कह रहा है हमारे को पंजे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई कह रहा है घटने में हो रही है, कोई कह रहा है टकने में हो रही है, तो आप उससे संबंधित राशि को देखना, संबंधित रोग। डिसीज इंडिकेट बाय जॉडिक साइन। कौन सी राशि में कौन से रोग होते हैं, भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मेष राशि अगर पीड़ित हो रही है तो नेत्र रोग, मुख रोग, मेद रोग, सिर दर्द, मानसिक तनाव, उन्माद, बुखार, अनिद्रा, ये सब मेष राशि के प्रभावित होने से होगा। मैं बोल रहा था कि आपको दो तरह से बीमार परेशानी पकड़ना है। अगर वो नहीं बता रहा तो आपको मेष राशि देखना है और फिर बताना है कि ये पीड़ित हो रही है तो ऐसा हो सकता है। अगर वो खुद आकर के कह रहा है कि मेरे को नेत्र में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मेष राशि पे डायरेक्ट चले जाना। वृषभ राशि गले एवं श्वास नली के रोग, नाक के रोग, वृषभ राशि को देखिए। मिथुन राशि पीड़ित हो रही है, प्रभावित हो रही है पाप ग्रहों से, तो रक्त विकार, श्वास के रोग, फुफ्फुस रोग। फुफ्फुस रोग समझते हैं, फेफड़े के रोग,
मज्जा रोग। कर्क राशि में अगर प्रभावित होगी तो हृदय रोग, रक्त के विकार। सिंह राशि प्रभावित होगी तो उदर विकार, मेद बुद्धि, वायु विकार। कन्या राशि पर अगर प्रभावित होगी तो जिगर के रोग, तिल्ली, अमाशय के विकार, अपच, मंदाग्नि, कमर का दर्द। तुला राशि प्रभावित होगी तो मूत्राशय के रोग, मधुमेह, प्रदाह, मूत्रकृच्छ, बहुमूत्र, यूरिन प्रॉब्लम्स। वृश्चिक राशि प्रभावित होगी तो गुप्त रोग, अर्श रोग, भगंदर, उपदंश, ये बवासीर वगैरह हो जाता है, ये सब वृश्चिक राशि। धनु राशि प्रभावित होगी तो यकृत के दोष, ऋतु विकार, मासिक धर्म की अनियमितता, अस्थि भंग, मज्जा रोग, रक्त दोष। मकर राशि प्रभावित होगी तो बात रोग, शीत रोग, चर्म रोग और रक्तचाप के रोग हो जाएंगे। और कुंभ राशि यदि प्रभावित हो रही है तो जलोदर, यानी जो पेट में पानी भर जाना, जलोदर, मानसिक रोग, ऐंठन, गर्मी, ये सब। और मीन राशि प्रभावित होगी तो एलर्जी, चर्म के रोग, रक्त विकार, आम बात, आंव, ग्रंथि, गठिया, ये सब चीजें आपको देखना है। अब इसमें कौन सी राशियां विशेष रूप से क्या देती है? मेष, सिंह राशि और धनु राशि जो है वो जीवन शक्ति देने वाली राशि है। अगर मेष, सिंह, धनु राशि पीड़ित हो रही हैं तो व्यक्ति कमजोर है, जीवन शक्ति इसकी कमजोर है, जीने की शक्ति कमजोर है। मेष, सिंह, धनु राशि अगर पुष्ट है, शुभ ग्रहों से देखी जा रही है, शुभ भावों से संबंध बना रही है, तो जातक के अंदर जीवन शक्ति माने ऊर्जा बहुत है। वहीं वृष, कन्या, मकर राशि जो अस्थि और मांस का प्रतिनिधित्व करेगी, हड्डी और मांस, अगर जे पीड़ित हो रही है तो जातक की हड्डियां कमजोर होंगी और मांस से संबंधित प्रॉब्लम होगी। मिथुन, तुला, कुंभ राशि श्वास से संबंधित बीमारी को दर्शाएंगी, अगर ये पीड़ित हो रही है तो श्वास संबंधी रोग होंगे। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यदि प्रभावित हो रही होंगी तो रक्त संबंधी रोग अवश्य हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इन राशियों को विभाजन कर लेंगे। अब हम बात करें राशियों के और संबंध में, ह्रस्व आदि संज्ञा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, शॉर्ट एंड लॉन्ग साइन। कुछ राशियां बड़ी होती हैं और कुछ राशियां छोटी होती हैं और कुछ राशियां मध्यम होती हैं, सम होती हैं। तो ह्रस्व राशियां यानी जो जिनका कद छोटा है, जिनकी हाइट छोटी है, मेष राशि, वृषभ राशि, कुंभ और मीन राशि। मेष राशि 2 आगे की, 2 लास्ट की पीछे की, कुंभ, मीन, यानी 1, 2 और 11, 12, ये छोटी राशियां हैं। यानी इस साइन वाले लग्न देखेंगे आप तो अगर प्योर फल अगर हम केवल लग्न का कहें और किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये लोग कद काठी में छोटे होंगे। या कहो कि कुंडली के जिस भाव में मेष, वृष, कुंभ, मीन बैठी होंगी वो अंग जातक के छोटे होंगे। सम राशि मिथुन, कर्क, धनु, मकर राशि के लग्न राशि वाले लोग मध्यम कद के होंगे और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक लग्न राशि वाले जातक लंबे कद के होंगे। ये लॉन्ग राशियां हैं। हम असेंडेंट में देखेंगे तो आप ये जब भी देखना, जब भी आप असेंडेंट निकालोगे तो हमेशा मेष, वृषभ, कुंभ, मीन का जो असेंडेंट होगा वो सबसे कम समय का होगा, यानी वो 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 46 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट, इतना होगा। जबकि मिथुन, कर्क, धनु, मकर का जो असेंडेंट होगा वो लगभग 2 घंटे पूरा होगा। लेकिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का जो असेंडेंट होगा, लग्न होगा, वो 2 घंटे से ऊपर होगा, अर्थात वो 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट का होगा। तो आप यहां से भी इसको इंडिकेशन ले सकते हैं कि ये लग्नें बड़ी होती हैं और ये लग्नें मेष से ह्रस्व वाली छोटी होती हैं। और सम यानी इनका जो काल होता है, इनका जो समय होता है वो इस प्रकार से छोटा बड़ा होता है। और इसको आप जातक के जीवन में बहुत प्रकार की जो छोटी बड़ी घटनाएं हैं उनके साथ लगाना।
अब जेंडर ऑफ राशि, राशियों के लिंग। तो जितने भी विषम राशियां हैं वो सब कौन सी राशियां हैं? पुरुष राशियां हैं। और जितनी भी सम राशियां हैं वो कौन सी राशियां हैं? इवन राशि। तो यहाँ पर आपको ऑड इवन का प्रयोग करना है। जितनी भी ऑड राशियां हैं, मेष, मिथुन, तुला, धनु, कुंभ, ये विषम हैं, ऑड हैं, ऑड साइन है। और वृषभ, कन्या, मकर, वृश्चिक, मकर, मीन, ये इवन साइन है, यानी सम राशि है। और इनको पुरुष स्त्री के रूप में भी देख सकते हैं। जो ऑड है वो पुरुष भी है, इवन है वो जो स्त्री भी है। अब सम विषम का फल क्या है? सम में और विषम में एक बात होती है, खास बात, या स्त्री और पुरुष में एक खास बात होती है। पुरुष का स्वभाव कैसा कहा गया है? पुरुष का स्वभाव कठोर कहा गया है, दृढ़ कहा गया है। विषम माने थोड़ा सा कठोर वाला शब्द प्रयोग किया गया। कहते हैं ना विषम है, विषम माने ज्यादा मेहनत का, ये कह सकते हो आप। विषम परिस्थितियां, संघर्ष कह सकते हो। सम माने दया, सम माने सहनशीलता, सम माने सौम्यता, सम माने सरलता, सम माने सहजता। तो जो सम राशियां हैं वो सहज और सरल हैं, और जो विषम राशियां हैं वो कठोर हैं। इसीलिए कठोर राशियों का प्रयोग कहाँ करना है और सम राशियों का प्रयोग कहाँ करना है, ये आपको देखना है। जब नींद आ रही है तो वहां पर सहज राशियां आपको अच्छी नींद देंगी, सम और स्त्री। जब आपको वर्क करना है वहां पर आपको विषम और पुरुष राशियां ज्यादा अच्छा फल देंगी, क्योंकि उस समय आपको ऊर्जा चाहिए। वर्क करते समय क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। यानी दशम भाव में आपको विषम राशि मिल जाए, अच्छी बात है। जहां जहां आपको परिश्रम करना है, संघर्ष करना है, वहां विषम राशि, विषम ग्रह होंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा। लेकिन जहां जहां आपको सुख भोगना है वहां पर आपको विषम राशि मिलेगी तो सुख में दिक्कत आएगी, आसानी से नहीं मिलेगा, नहीं, दिक्कत आएगी। और सब राशि मिल गई तो वहां पर सुख में सुविधा हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अब जेंडर के बाद हम देखेंगे राशियों की क्रूर आदि संज्ञा, मेलेफिक और बेनिफिक। उसी प्रकार से जैसे अभी आप लगा रहे थे विषम, सम, पुरुष, स्त्री, उसी प्रकार से मेलेफिक और बेनिफिक, क्रूर और सौम्य। यानी ये सारे वर्ड आपको एक तरह से सरलता और कठिनता दो का बोध करा रहे हैं। मेलेफिक माने कठिन, कठोर, ज्यादा परिश्रम, ज्यादा मेहनत, ज्यादा हिम्मत, ज्यादा खतरा लेने वाली राशियां। और बेनिफिक माने खतरा कम लेने वाली राशियां, सौम्य, सरल, सहज। काम के अनुसार इनका हम प्रयोग करेंगे कि किस काम में किसकी जरूरत है, कहां पर बेनिफिक साइन होने चाहिए, कहां पर बेनिफिक साइन होना चाहिए। ये हमें उस समय कार्य के अनुरूप विचार करके लगाना पड़ेगा। और ये सब हम जानते हैं कि बेनिफिक की जरूरत कहां पड़ेगी, बेनिफिक की जरूरत कहां पड़ेगी। इसके बाद हम करेंगे डायरेक्शन ऑफ साइन। राशियों के जो डायरेक्शन है, उस दिशा है, वो कौन सी है। तो आप इसको भी 3-3 भागों में बांट लीजिए, 12 राशियों को, और दिशाओं का क्रम याद कर लेना, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। अभी तक आप बचपन में पढ़ते आए होंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर आपको एक परिक्रमा की तरह चलना है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, जैसे मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं आप। अब देखिएगा हमेशा राइट टू राइट लगाते हैं आप, यानी पूरब से दक्षिण जाते हैं, दक्षिण से पश्चिम जाते हैं, पश्चिम से उत्तर जाते हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी इनका डायरेक्शन देना है। यानी मेष, सिंह, धनु राशि ये पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, और वृषभ, कन्या, मकर राशि दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि पश्चिम दिशा का इंडिकेशन देती है, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि उत्तर दिशा का इंडिकेशन देती है। अब इनका प्रयोग बहुत जगह होगा। किसी ने कहा शादी की दिशा कौन सी होगी, तो आप इन राशियों से बता सकते हैं। सप्तम भाव
में जो ग्रह है उसको सप्तमेश जो है वो जिस राशि में है उस राशि की दिशा जो होगी पता चल जाएगी। नौकरी किस दिशा में लगेगी तो दशमेश जिस राशि में है उस राशि की दिशा। भाग्योदय कहाँ होगा, भाग्य जिस राशि में है उस राशि की दिशा। यानी आपको जो भी कोई विषय निकालना है तो उस राशि स्वामी, उस भाव का स्वामी जिस राशि में गया है उस राशि की दिशा से आप वहां तक पहुंचने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो इंडिकेशन मिल जाएंगे आपको। इसीलिए दिशाओं की आवश्यकता है, विशेष करके प्रश्न लग्न में इसका बहुत प्रयोग होता है। किसी की भैंस खो गई, कहाँ मिलेगी, बोले जाओ पूरब दिशा की ओर जाओ या दक्षिण की तरफ जाओ, तो वो इसी से देख करके बताते हैं जो समय का असेंडेंट क्या आया, प्रश्न लग्न का स्वामी कौन सी राशि को इंडिकेट कर रहा है, दिशा को इंडिकेट कर रहा है। अब मूवेबल आदि राशियां मतलब जो मैंने बताया था चर स्थित दुष्भाव, तो यहाँ पर भी आपको इनके वहां आपने दिशाओं में क्या किया, 4 भागों में बांटा, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको 3 भागों में बांटना है, 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11 और 3, 6, 9, 12। तो चर राशियां मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशियां वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। दिशाओं राशियां मिथुन, कन्या, धनु, मीन। यानी चर राशि वाले का स्वभाव ये होगा कि वो एक जगह बैठेगा नहीं, कभी यहाँ बैठ जाएगा, कभी अंदर जाके सो जाएगा, फिर आगे यहाँ बैठ जाएगा, फिर उठ के अंदर चला जाएगा। ये उसकी आदत रहेगी, एक जगह बैठ नहीं सकता वो, क्योंकि चर है ना वो। लेकिन स्थिर वाला है तो आप उसे उठा उठा के थक जाओगे, कहेगा नहीं नहीं तुम यही ले आओ, यही कर लूंगा। दुष्भाव वाला है वो दोनों तरह की एक्टिविटी करेगा, मतलब वो बहुत देर तक बैठ भी सकता है और बहुत देर तक चल फिर भी सकता है। तो चर राशि वाले किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, मार्केटिंग के काम उनको दिए जाएं, सेल्समैन के काम दिए जाएं, घूमने फिरने के काम दिए जाए, गाड़ी चलाने का काम दिया जाए, मतलब वो ड्राइवर हो या जहां पर भी लगातार कंटिन्यूशन में कोई काम चलता है, मशीनरी चलती है, उस मतलब जहां पर कंटिन्यूटी है, जहां पर विराम नहीं है, ऐसे स्थानों पर ये राशि सुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको बैठना पसंद नहीं। और अगर ये विपरीत जगह चली जाती है तो ये दुखी हो जाती है। ऐसी स्थिर राशि वाले उनको चलने फिरने का, मार्केटिंग का काम दो तो वो दुखी हो जाएंगे, तो कहेंगे हमें तो आप भैया एक जगह का काम बता दो। जैसे कोई अकाउंटेंट है, जैसे कोई ऑफिस वर्क करने वाला व्यक्ति है, जैसे कोई प्लान करने वाला व्यक्ति है, मैप बनाने वाला है, जो एक जगह बैठ के काम करता है। दुष्भाव जो दोनों प्रकार के कामों को कर सकता है, इसलिए दुष्भाव राशि ज्यादा अच्छी कही गई है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें दोनों प्रकार से काम करना जरूरी है। कुछ समय बैठ करके प्लान बनाना भी बहुत जरूरी है, और जो प्लान बन गया है उस पर अमल करने के लिए हमको जाना आना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम प्लान बनाएंगे और हम ही करेंगे तो वो काम ज्यादा अच्छा होगा। प्लान हमने बनाया, काम दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो काम बिगड़ने की संभावना हो सकती है, या काम दूसरा बना रहा है लेकिन प्लानर ने प्लान गलत बना दिया है तो जो काम करने वाला है उसकी बदनामी हो सकती है, और ये कह देगा भाई मेरे को उन्होंने ये गलत प्लान बना के दिया था, मैंने ऐसा बना दिया। इसका मतलब दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा। तो कई बार ऐसा नहीं होता, तो इस चक्कर में, लेकिन जहां तक स्वयं यदि प्लान भी बनाता है और काम भी करता है, इसका मतलब दुष्भाव वाला जो स्वभाव है वो ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ इसको दूसरे प्रकार से देखेंगे, राशियों के वही गर्भ, आउटर इनर एंड डूर, यानी कि वो बाहर की राशियां, इनर माने अंदर की राशियां, डोर माने दरवाजे पर स्थित राशियां। वही मेष, कर्क, तुला, मकर, ये बाहर की ओर इंडिकेट, मतलब ये घर में रहना पसंद नहीं करेगी, घर से बाहर इनको रहना पसंद होगा। और वृश्चिक, वृश्चिक, कुंभ, ये अंदर छुप कर रहना पसंद करेंगी, ये अंदर मिलेंगी। और जो मिथुन, धन, कन्या, धनु, मीन राशि है, ये अंदर बाहर दोनों तरफ, यानी ये द्वार पे मिलेंगी। तो किसी का अगर झुमका खो गया
तो वो कहाँ मिलेगा? किसी की कोई चीज खो गई, विशेष करके सोने की चीज, इसलिए मैंने झुमका बोला है, कोई ऐसी छोटी चीज वो गिर गया, तो अगर प्रश्न लग्न वृश्चिक आया तो हम कहेंगे कि कमरे के अंदर ही है, और अगर वो प्रश्न लग्न तुला आया तो हम कहेंगे कि भाई आप वहां से बाहर कहीं गए थे क्या? बोले नहीं, मेरे को तो लगता है कमरे में गिरा है। बोले कमरे में गिरा जरूर है, लेकिन उसको कोई उठा के बाहर ले गया, वो बाहर चला गया, क्योंकि जब तक किसी और के हाथ पड़ गया और वो बाहर चला गया। और अगर लग्न धनु आ गई तो हम कहेंगे वो झाड़ू लगाते लगाते दरवाजे के आसपास कहीं होगा, या तुम्हारे दरवाजे पे गिरा है, और जहां तक जब ढूंढेगा तो वो चीज उसे देहली के आसपास मिल जाएगी, और जो बाहर गया है उसको बाहर ढूंढने पर मिलेगी, और जो अंदर है वो अंदर के ही बक्से आदि तलाशने पर, अलमारी वगैरह सरकाने पर वहां मिल जाएगी। ये बात निश्चित है। तो प्रश्न में भी इसको लगा लेते हैं, काम में भी लगा लेते हैं, यानी जब जब जो जो फलित कर रहे हैं, जहां जैसी संज्ञा जरूरत है उसको आप प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको संज्ञा मालूम होनी चाहिए। दिवावली रात्रि वाली राशियां, मतलब कुछ राशियां दिन में बहुत ज्यादा प्रभावी होती है और कुछ राशियां रात में बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। तो जो दिवावली राशि है वो दिन में अच्छा काम कर सकती है। भाई जब आपको बल मिलता है, जब आप नींद आपकी खत्म हो जाती है, उस समय आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको दिन में नींद आती है तो आप क्या करेंगे? आपसे काम करने के लिए आप जो है सर पे जो है हाथ रख के सो रहे होंगे, काम थोड़ी करेंगे, क्योंकि आप दिवावली नहीं है। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर राशियां ये दिवावली हैं, ये दिन में ज्यादा एक्टिव होती हैं, दिन में ज्यादा काम करती हैं। भाई सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि ये रात्रि में ज्यादा बली होती है, ये रात्रि में ज्यादा वर्क कर सकती है। इनको रात्रि के काम अगर दिए जाएंगे तो ये आराम से करेंगे। सम वक्र राशियां, यानी कि ऊपर की ओर देखने वाली राशि, सम माने सामने देखने वाली राशि, वक्र माने पीछे देखने वाली राशि, अधा माने नीचे की ओर देखने वाली राशि। तो मेष, सिंह, धनु राशि हमेशा नीचे देख के चलती है, नीचे की ओर देख करके चलते हैं। अब देख लेना, आप मेला देख लेना, शेर देखना, धनु देखना, वो जमीन पे देखता हुआ चलेगा। लेकिन वृषभ, कन्या, मकर वाली राशियां सामने की ओर देखकर चलती हैं, और मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले हमेशा अगल बगल देखते हुए चलते हैं, क्योंकि मिथुन जो है वो कपल है, वो इधर उधर देखेगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तुला जो है वो मार्केट है, बाजार है, वो तो तराजू तोलते तोलते ये भी देखेगा कि ग्राहक इधर उधर से मेरे को पकड़ तो नहीं रहा कि मैं कुछ डंडी मार रहा हूं। और कुंभ माने वो घड़ा है, और घड़े जिसके हाथ में घड़ा है कंधे पर, उसको भी अगल बगल देख के चलना है, कहीं ऐसा नहीं हो कोई चीज आके टकरा जाए। कर्क, वृश्चिक, मीन राशियां ये ऊपर की ओर देखती है, केकड़ा हुआ, बिच्छू हुआ, मीन मछली हुई, ये नीचे की ओर रहते हैं, इसलिए ऊपर आने के लिए ऊपर की ओर देखते हैं। क्या हम ऊपर इस समय जा सकते हैं? कोई खतरा तो नहीं? अगर ऊपर खतरा होता है तो तुरंत वो पानी में वापस छुप जाते हैं। के साथ आपको याद करना है शीर्षोदय राशियां, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय। शीर्षोदय माने जिनका सिरोभाग पहले दिखता है, जो पहले अपने सिर को उठाती है। हम और आप जब सोते हैं तो पहले हम क्या उठाते हैं? पहले अपना सर उठाते हैं। तो मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ ये सब शीर्षोदय राशियां हैं। पृष्ठोदय राशि जिनकी टेल पहले उठती है, पिछला पैर, पीछे के पैर या टेल पहले उठती है, वो राशियां पृष्ठोदय राशि, मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर। और उभयोदय राशि में आती है मीन राशि, जो सर और पैर को दोनों को एक साथ ऊपर की ओर उठाती है। फल के बारे में बात करेंगे। शीर्षोदय राशियां प्रारंभ में फल देती हैं, पृष्ठोदय राशियां अपने अंत में फल देती हैं, और उभयोदय राशियां प्रारंभ और अंत दोनों समय में फल देती हैं। तो यह प्रेडिक्शन के समय आप लगाएंगे, यानी कोई
संदर्भ आया है, कोई प्रश्न आपके सामने आया है और आपने उस समय असेंडेंट निकाला है और अगर वो शीर्षोदय आ रहा है तो उसको फल मिलने वाला है। लेकिन अगर पृष्ठोदय राशि आई है तो आप कहेंगे अभी फल में देर है, कुछ समय लगेगा, क्योंकि वो बाद में मिलेगी। और उभयोदय राशि आई है तो आप कह सकते हैं कि आपको फल तो मिलने वाला है, लेकिन इसमें एक तरह से दुष्भाव का स्वभाव आ गया, तो प्रारंभ में भी मिल सकता है, अंत में भी मिल सकता है, दोनों बार मिल सकता है। ऐसी राशियों की शलल आदि संज्ञा, वाटरी साइन है, तो जल राशियां, जल पर आश्रित राशियां और जल रहित राशियां, 3 प्रकार की राशियां होती हैं। जो पूरी तरह से जल में रहती हैं वो जल राशि, कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन, इनको जल चाहिए, ये बिना जल के नहीं रह सकते। जल आश्रित यानी इनको जल चाहिए लेकिन जल में नहीं रहेंगे, जैसे वृषभ है, बैल है, जल आश्रित है, जल चाहिए। मिथुन राशि, इनको जल चाहिए, कन्या को जल चाहिए, कुंभ को जल चाहिए। लेकिन मेष, सिंह, तुला, धनु, इनको बहुत समय तक जल न मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जल रहित राशियां हैं। इसके बारे में भी संबंध, जो जल राशियां हैं वो ज्यादा भावुक हैं, जो जलाश्रित हैं वो कुछ हद तक भावुक हैं, और जो जल रहित हैं वो बिल्कुल भी भावुक नहीं है। राशियों के एलिमेंट यानी कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, यहाँ पर आकाश तत्व राशियों को नहीं मिला है। ग्रहों में आकाश तत्व है, गुरु को मिला हुआ है, लेकिन राशियों में आकाश तत्व किसी भी राशि को नहीं मिला। तो आपको मेष, सिंह, धनु, अग्नि तत्व राशियां, इनको भी 4 भाग में बांट लीजिएगा, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। और याद कैसे करेंगे आप? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ऐसे आप याद कर लीजिए एक बार, फिर अपने आप आ जाएगा, उंगलियों पे सेट हो जाएगा। तो अग्नि राशियां मेष, सिंह, धनु, पृथ्वी राशियां वृष, कन्या, मकर, वायु राशियां तुला, मिथुन, तुला, कुंभ, और जल राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन। अग्नि का स्वभाव कैसा है? अग्नि में तेज होता है, प्रभाव युक्त राशियां होती हैं। जो भी कहा वहां पर प्रारंभ में भी देखा था, जीवन शक्ति देने वाली, ऐसे में ऊर्जा ज्यादा होगी ऐसे लोगों में, लेकिन कभी कभी ज्यादा ऊर्जा हानि भी कर जाती है। तो हम देखेंगे किस भाव में लगानी है, किस भाव में अग्नि राशि चाहिए और किस भाव में नहीं चाहिए। मतलब जैसे मैंने भी बोला था कि हमें कहाँ ऑड इवन चाहिए, ऐसे ही कौन सा तत्व हमें कहाँ चाहिए ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए चिकित्सा में भी सारी बीमारियां या सारी प्रॉब्लम्स का जो निदान निकाला जाता है वो त्रिदोष पे ही निकाला जाता है, वात, पित्त, कफ। और वात, पित्त, कफ के लिए 5 तत्वों को 3 में विभाजित करके निकाला जाता है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जातक की जन्म कुंडली में जो फल निकालते हैं वो भी हम इन 5 एलिमेंट के द्वारा ही निकालते हैं कि इसके अंदर कौन सा तत्व कितना होना चाहिए और कितना हो गया। कम हो गया है इसका मतलब प्रॉब्लम है, कम होने की वजह से, क्योंकि इसको गुस्सा नहीं आता तो लोग दूसरे इसको परेशान करते हैं। और ज्यादा हो गया है अग्नि तत्व तो प्रॉब्लम है कि बार बार बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, इसके कारण इसके घर वाले प्रॉब्लम परेशान है, या ये अपनी नौकरी छोड़ देता है गुस्सा में, या अपनी गुस्सा में अपना नुकसान कर लेता है। यानी कि अग्नि ज्यादा हो गई है तो भी दिक्कत है, और अग्नि कम हो गई है तो भी दिक्कत है। तो अग्नि कितनी होना चाहिए? सम होना चाहिए, सम अग्नि होना चाहिए, यानी ना ज्यादा हो न कम हो। उसको समता करने के लिए आपको कुंडली देखनी है। पृथ्वी तत्व जो है वो भी मैंने तो बताया भी था कि हमारे संसार में जो लड़ाई है वो पृथ्वी तत्व के लिए है, क्योंकि 73% जो है वो जल है और बाकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के लिए लड़ाई चल रही है। लेकिन पृथ्वी में एक चीज खास है। पृथ्वी में क्या खास चीज है? पृथ्वी के अंदर सहनशीलता है, पृथ्वी के अंदर सरलता है,
पृथ्वी तत्व के अंदर दूसरों को देने की प्रवृत्ति है। यानी पृथ्वी तत्व आया है यानी वो देने वाला है, वो सरल है, वो सहज है। अग्नि वाला है वो देगा नहीं, देगा तो बड़ी आसानी से नहीं देगा, हाथ पैर जला देगा तब देगा, तो मेहनत करवा लेगा। वायु तत्व मिथुन तुला कुंभ में, क्या वायु तत्व का क्या मतलब है? वायु तत्व को हम किस रूप में देखेंगे? वायु तत्व का मतलब वो अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। वायु जो होती है वो हमेशा अपना प्रभाव छोड़ती है। वायु के अंदर खुद का प्रभाव नहीं है, लेकिन वायु किसी के संसर्ग का प्रभाव लेकर के आती है। आप अगरबत्ती जला दो, जैसी सेंट की अगरबत्ती जला दो, इस प्रकार की गंध दुर्गंध आपके सामने आ जाएगी। और छोड़िए, हम लोग तो अपनी नोच के द्वारा उतना नहीं पहचान पाते। ये जो जीव होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो अपनी नोच के द्वारा, वो गंध के द्वारा ही पता कर लेते हैं कि यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर मल है, यहाँ पर हमारे उपयोग की चीज है और यहाँ पर उपयोग की चीज नहीं। यानी गंध के द्वारा, वायु के द्वारा पता कर लेते हैं। तो वायु तत्व वाला जो व्यक्ति होगा वो जहां भी जाएगा वो अपना प्रभाव छोड़ करके आएगा, चाहे वो अच्छा छोड़ के आए चाहे बुरा छोड़ करके आए, वो जैसे उसकी ग्रहों की प्रवृत्ति होगी वैसी। लेकिन उस सभा में, उस स्थान पर लोग ये बात जरूर कहेंगे कि अमुक व्यक्ति आया था, अमुक व्यक्ति से हम मिले थे, क्योंकि उसने, उसका जो तत्व है वो वायु तत्व है, तो वहां पर अपने आने का आभास करा देगा। इसको बहुत सारे तरीकों में लगाएंगे अभी। और जल तत्व वाला का होता है, जल तत्व जो होता है वो सबसे अच्छा और सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर जल तत्व को कोई परेशान करे तो सबसे खराब भी नहीं होता है। अच्छा इसकी ये है कि पानी रे पानी तेरे रंग के साथ, जिसमें मिला दो उसके जैसा। तो जल तत्व का अपना स्वयं का कोई रंग नहीं है, वह जिसके साथ होता है उसके रंग में ढल जाता है, उसमें मिल जाता है। प्रत्येक चीज को बढ़ाने का काम करता है, यानी इसका काम वृद्धि करने का है। अब भोजन में जो जो पदार्थ बनाते हैं उन सब में जब जल डालते हैं तो वो पदार्थ की वृद्धि होती है, घटता नहीं है। जल में कोई चीज आप छोड़ देंगे, जैसे आपने जल में हल्दी की गांठ छोड़ दी तो थोड़ी देर बाद फूल जाएगी, कुछ समय बाद, या दाल छोड़ दी तो कुछ देर बाद फूल जाएगी। जल के अंदर कोई चीज गई है तो वो वृद्धि होकर के निकलेगी। तो जल में, जल वृद्धि का सूचक है। जल तत्व अपना स्वभाव छोड़ करके अपने जो गुण हैं वो दूसरों को दे देता है, इसलिए जल तत्व को सबसे अच्छा कहा गया। लेकिन जल तत्व के साथ यदि व्यवहार गलत हो जाए और गलती से जल ज्यादा पड़ जाए तो वो आपके होने वाली जो विषय है उसको खराब भी कर देता है। आटे में ज्यादा पड़ गया तो वो कुएं का घोल हो जाएगा, और कुएं में ज्यादा पड़ गया तो फिर तो आप समझ लीजिए। दाल में ज्यादा पड़ जाए, किसी भी चीज में ज्यादा पानी पड़ जाएगा तो अति सर्वत्र बढ़ जाएगी। तो जब उसको उसके नेचर के साथ, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो वो ज्यादा मात्रा में गिर करके वहां सब बर्बाद कर देता है। तो फसल में कितना जल चाहिए और कब चाहिए? तो जल अगर प्रसन्न है, इसलिए इसको पर्जन्य यज्ञ कहते हैं। इंद्र देवता प्रसन्न हो और जल गिरे, समय पर गिरे और जितना चाहिए उतना गिरे। लेकिन जब वो अप्रसन्न होता है तो क्या करता है? ज्यादा मात्रा में गिर जाता है, या फिर वो गिरता ही नहीं, या समय से हटके गिरता है। तो क्या होता है? धन धान्य नहीं होता, धान्य नहीं होती तो अकाल आ जाता है, और वो समय से आता है तो वृद्धि हो जाती है, सब फूलने फूलने लगते हैं। तो जल के अंदर बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन वह श्राप भी दे देता है, यानी पीड़ित भी कर देता है। क्यों करता है, कैसे करता है, आगे की राशियों में पता चल जाए। राशियों की प्रकृति क्या है? जैसे हमने अग्नि पृथ्वी वायु जल पढ़ा, वैसे ही पित्त वात सम और कफ, यानी कि जो मेष सिंह धनु राशि अगर प्रभावित होगी तो पित्त से संबंधित रोग होंगे, जैसे पित्त बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना, छाले हो जाना,
बुखार आना, बात माने बादी की शिकायत, गैस की शिकायत, हवा की शिकायत, वायु बनना, और सम माने कोई शिकायत नहीं, सम है, सम अच्छा माना जाएगा। और कफ माने गले के रोग, कफ की शिकायत, खांसी, चेस्ट के प्रॉब्लम, ये कफ, क्योंकि ये पानी से होते हैं। तो बात पित्त कफ, पित्त वात सम कफ, ऐसे करके आप उनको याद कर लेना, तो आपको इन राशियों में याद हो जाएंगे। जैसे अग्नि पृथ्वी वायु जल याद करना है, ऐसे ही पित्त वात सम कफ, पित्त वात सम कफ ऐसे याद करना। चतुष्पद आदि राशियां कौन सी 4 पैर वाली हैं और कौन सी धातु मूल? धातु राशियां मेष कर्क तुला मकर, और मूल राशियां वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ, और जीव राशियां मिथुन कन्या धनु मीन। धातु क्या मतलब है कि जो स्वर्ण आदि धातु है हमारी, उनका प्रतिनिधित्व करती है ये राशियां। यानी धातुओं के संदर्भ में हम जब कोई विचार कर रहे होंगे कि धातु का लाभ होगा, या मूल, यानी मूल माने जमीन, जो जमीन से उगने वाले पदार्थ हैं, जड़ के पदार्थ हैं, जो नहीं, जो एक्चुअल में जो मूल हैं, लकड़ी, काष्ठ, शाखा आदि, ये सब मूल है। जीव माने मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं। तो किसका लाभ होगा और किसका नहीं होगा, किसकी हानि होगी, धातु की हानि होगी या लाभ होगा, मूल का लाभ होगा या हानि होगी, जीव का लाभ होगा या हानि होगी, इस संदर्भ में, इन राशियों के संदर्भ में यदि आपको याद होगा धातु मूल जीव, तो आप उस समय किसी के लाभ हानि के विचार के समय इनका प्रयोग धातु मूल जीव के रूप में कर सकते हैं कि वाहन का लाभ होने वाला है या नहीं, क्योंकि वहां धातु है। और फलों का लाभ होने वाला है कि नहीं, वो मूल है। धान्य का लाभ, फलों का लाभ, गेहूं आदि, लकड़ी, मूल ब्याज, मूल एफडी, मूल संपत्ति, पुश्तैनीय जायदाद, ये सब मूल में आ जाएगा। जीव माने किसी के यहाँ नव वधू आने वाली है, नया बेबी होने वाला है, कोई गाय भैंस आदि पालने वाला है, किसी ने कुत्ता पाला है, कोई किसी ने खरगोश पाला है, कोई कछुआ भी पालता है, आजकल तो लोग मछली भी लाकर रखते हैं, ये सब जीव है। इन संदर्भ में लाभ हानि आप विचार कर सकते हैं। आज इतना ही बताऊंगा, अगली क्लास में इसके आगे की बात होगी। तो आज की क्लास के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु